जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 11 दिसंबर शनिवार, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को भी 5 महीने और 26 दिन ही बाकी हैं। मुद्दा है कि आज के न्यूज़पेपर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज़ें क्या थी। काम की चीज़ें तो कम ही थी, फिर भी अगर कुछ माल निकालना हो तो एथिक्स में लीडरशिप क्वालिटीज़, उसमें रिस्पेक्ट फॉर द स्टाफ, रिस्पेक्ट फॉर द स्लेन सोल्जर्स, इन फाइटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो सब मुद्दे। और उसके अलावा पॉलिटी में कुछ समाचार की वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एंड सो फॉर्थ। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एथिक्स के सब मुद्दे फॉर यूपीएससी मेंस पेपर 4। एथिक्स और लीडरशिप, लीडरशिप क्वालिटी और साथ ही साथ कॉरपोरेट गवर्नेंस। मुद्दा ये है कि कुछ दिन पहले better.com नाम की एक कंपनी के सीईओ विशाल गर्ग ने 900 लोगों का जूम कॉल करवाया, और वो जूम कॉल में उसने उन 900 कर्मचारियों को आमंत्रित किया और एक साथ सामूहिक रूप से सबको नौकरी से निकाल दिया। यू आर पार्ट ऑफ द अनलकी ग्रुप दैट हैज़ बीन लेड ऑफ। और फिर उसने जस्टिफिकेशन ये दिया कि ये जो 900 लोग थे आलसी थे, चोर थे, दिन में मुश्किल से 2 घंटे काम करते थे, तो इनको कंपनी में रखने से हमारा नुकसान हो रहा था, तो हमने उसको निकाल दिया। अब उसके बाद सोशल मीडिया में काफ़ी भारी विरोध हुआ, क्योंकि अभी क्रिसमस के कुछ ही दिन बाकी हैं और उससे पहले बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाला जाए। वो अमेरिका में उस चीज़ को वो खराब मानते। तो अब अपनी और कंपनी की बेइज्जती और थू थू हो रही है सोशल मीडिया में कि आप में हृदय नहीं है और आप संवेदनशील नहीं है। तो फिर ये सीईओ महाशय अभी सब माफ़ी मांग रहे हैं और चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं कि नहीं नहीं, वो मुझे ये मामला बेहतर तरीके से निपटाना चाहिए था, मुझे उन सब कर्मचारियों की प्रशंसा करनी चाहिए थी, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही थी, तो कंपनी के बोर्ड ने इस सीईओ को कुछ दिन के लिए छुट्टी पर भेज दिया है। नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स टू रिफ्लेक्ट एथिक्स, लीडरशिप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। पहली बात, कंपनियां मुनाफे पर चलती है, कंपनी दया खैरात पर नहीं चलती है। तो अगर कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, आलसी है, तो उसको नौकरी से हटाया जाए, वो न्यायोचित है, इट इज़ जस्टिफाइबल। लेकिन वो सब करने का एक तरीका होता है। बॉस ने ये भी तो ख्याल रखना चाहिए कि कंपनी की ब्रांड इमेज सोशल मीडिया में खराब ना हो। खासकर क्रिसमस जैसा बड़ा त्यौहार आता हो और आप अमेरिका में लोगों को नौकरी से निकाले, उस चीज़ का नेगेटिव मीडिया पब्लिसिटी बहुत होती है। तो इसको ज़्यादा और संवेदनशीलता से भी किया जा सकता था कि समझिए इतने साल तक नौकरी पे पाला है, तो 1 महीना और पाल लेते जब तक क्रिसमस ख़त्म नहीं हो जाता। या फिर कि ईमेल लिखकर 10-10 लोगों को रोज़ हटाया जाए, अलग अलग बैच में हटाया जाए, एक साथ 900 लोग को हटाया, ऐसा बाहर कोई खबर ना फैले, ऐसे धीरे धीरे काम किया जाए। ये एक साथ 900 लोगों को जूम मीटिंग में बुलाकर नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसी नौटंकी आप जूम वीडियो में करते हैं तो फिर उसका वायरल वीडियो बनना लाजमी है। तो यानी ये जो सीईओ था, ऑफिसर था, लीडर था, उसमें फार साइटेडनेस, दूरंदेशिता, मेच्योरिटी, परिपक्वता की कमी है। फिर लीडर्स का ही नाम लिया है और उसमें कम्युनिकेशन एंड कॉरपोरेट एथिक्स। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क, उसने ऐसा ट्वीट किया है कि मैं सोच रहा हूँ कि टेस्ला की नौकरी छोड़ दूँ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? मतलब ऐसा आपने वो सोशल मीडिया के भक्तों को ट्वीट करके पूछ रहा है, तो ये चीज़ खराब क्यों है? सोचो। टेस्ला वो क्या है? पर्सनालिटी बेस्ड ब्रांड। लोग, इलॉन मस्क है उसका सीईओ, ये देख के, और उसने इतने सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जारी किए हैं, ये सोचकर टेस्ला की गाड़ियाँ और टेस्ला की कंपनी के शेयर में लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब अचानक से इलॉन मस्क को ऐसा सपना आ जाए और वो कहे कि मुझे छोड़ देनी है, तो फिर बड़े इन्वेस्टर वो सोचेंगे कि अब टेस्ला कंपनी बड़े बड़े इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी लीडरशिप नहीं रहेगी। तो हो सकता है वो भी $10 में जो शेयर खरीदा हो, $8 में बेचकर सोमवार को भाग जाए, और उसके चलते मार्केट में और पैनिक फैलना शुरू हो जाए, तो बाकी भी इन्वेस्टर $7, $6 जल्दी से जल्दी शेयर बेच के भाग जाओ। परिणाम स्वरूप जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, जिसने इलॉन मस्क को देख के सोच के वो टेस्ला कंपनी का शेयर खरीदा हो $10 में, उसका भी नुकसान हो जाए। ये इलॉन मस्क ने पहले भी ऐसी सब नौटंकी ट्वीट की थी जिसके चलते टेस्ला शेयर्स के दाम गिर गए थे। भारत में भी ऐसा कुछ बार होता है कि मुकेश अंबानी की हेल्थ खराब है, ऐसा कोई फेक न्यूज़ फैला दे तो भी रिलायंस के शेयर प्राइस गिर जाते हैं। तो इसमें ध्यान क्या रखना चाहिए? लीडरशिप क्वालिटी क्या होनी चाहिए? जो कॉर्पोरेट कंपनियों का लीडर है उसने हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ही नीड्स टू बी डिस्क्रीट, व्हाट ही थिंक्स अबाउट एनीथिंग एंड हाउ ही रिफ्लेक्ट्स अबाउट इट इन द सोशल मीडिया। उससे कंपनी के शेयर प्राइस पर क्या असर होगी? अपने दिमाग में जो भी ख्याल आए तो तुरंत ट्विटर पे उसके बकना जरूरी नहीं है।
खासकर जब आप कोई बड़ी संस्था के मालिक हैं, कि फिर उससे क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर का भी नुकसान होता है। और कॉरपोरेट गवर्नेंस, अच्छी कॉरपोरेट गवर्नेंस किसे मानी जाती है कि जहाँ पर शेयर होल्डर्स के हितों की रक्षा की जाए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अभी पॉलिटिकल लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, उसमें क्या। यहाँ पर राष्ट्रपति जी अमर जवान ज्योति पर ये माल्यार्पण या लेइंग डाउन द रेथ वो कर रहे हैं। अभी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण, लेइंग डाउन द रेथ कर रहे हैं। तो इसमें मामला क्या है, वो ऐसा है कि भारतीय सैन्य का शिष्टाचार मतलब प्रोटोकॉल, उस हिसाब से भारत के राष्ट्रपति हैं वो अमर जवान ज्योति या ऐसे कोई सामूहिक स्मारक हो कि जहाँ पर सैकड़ों हजारों सैनिकों की, शहीदों की याद में जो बनाया गया हो, वहाँ पर ऐसी माल्यार्पण या श्रद्धांजलि दे सकते हैं। लेकिन कोई एक सिपाही मर जाए, कोई एक अफसर मर जाए, तो उसके पार्थिव शरीर पर ऐसा माल्यार्पण वो राष्ट्रपति नहीं करते। इसलिए क्योंकि उन्हें सेना का सुप्रीम कमांडर है वो, इसलिए उन्होंने किसी एक ऑफिसर या एक सोल्जर के डेड बॉडी पर वो रखे माला, तो वो मतलब कि भेद कर रहे हैं कि छोटे सैनिक मर गए तो आप नहीं गए, और अब ये जनरल मर गए हैं तो आप माल्यार्पण करने जा रहे हैं, तो वो उसे न्याय मतलब शिष्टाचार के हिसाब से ठीक नहीं माना जाता। इसलिए प्रेसिडेंट विल नॉट ले द रेथ टू एनी इंडिविजुअल सोल्जर और ऑफिसर। ये काम कौन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर प्रेसिडेंट के बिहाफ पर जाकर करते हैं। जैसा यहाँ पर हम फोटो में देखा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को किया। तो इसमें कुछ मिसकम्युनिकेशन बीच में ऐसी चली कि जनरल बिपिन रावत के ये पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण करने के लिए राष्ट्रपति आएंगे, जबकि शिष्टाचार के हिसाब से उन्होंने वो नहीं करना है। तो फिर बाद में वो नहीं आए क्योंकि वो एज पर द प्रोटोकॉल ही वॉज नॉट सपोज टू डू दैट। तो इसमें गौर करने वाली बात क्या है कि जो बड़े लोग हैं, जो बड़े लीडर है, वो हमेशा शिष्टाचार का पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मैं जाऊं और फोटो खींचे और सोशल मीडिया में आए और लोग वाहवाही करे या लाइक्स मिले। लेकिन आजकल सोशल मीडिया में होशियारी मारने के चक्कर में कई IAS IPS ऑफिसर ऐसे नौटंकियां करते रहते हैं जहां पर वो असल में प्रोटोकॉल यानी शिष्टाचार का भंग कर रहे हैं। सो लीडरशिप की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, प्रोटोकॉल, शिष्टाचार का हमेशा वो पालन करे, इरिस्पेक्टिव कि ऐसा करने पर मुझे सोशल मीडिया में लाइक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसकी उसे परवाह नहीं होनी चाहिए। अब ऐसी लीडरशिप में एक और मामला आता है, इंटर ग्रुप राइवलरीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी संस्था हो, सरकारी संस्था हो, प्राइवेट कंपनी हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, हमेशा एक ऊपर लीडर होता है, नीचे जो जूनियर स्टाफ, जूनियर लीडर्स होते हैं आपस में लड़ते रहते हैं। उसमें मामला ये आया, मामला कुछ ऐसा है कि तृणमूल कांग्रेस में जो छोटे नेता है आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई करने के लिए अपने भक्तों को, अपने सपोर्टर्स को बोलते हैं कि तुम सामने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेता के दफ्तर पे जाओ, बाहर जाके धरना डालो, हंगामा करो कि वो करप्ट है, भ्रष्टाचार वाला है, और फिर ऐसा वायरल वीडियो बनवाओ और यूट्यूब पे उसे चलवाओ। ऐसा कुछ दिनों से चल रहा था। तो इस पर तृणमूल कांग्रेस के लीडर ममता बनर्जी ने साफ साफ शब्दों में महुआ मोइत्रा को डांट लगाई। ऐसा एक नया कुछ चीज़ न्यूज़ में आई है। तो उन्होंने ऐसा कहा कि अगर राजनीतिक पक्ष में किसी एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसके खिलाफ अखबार और यूट्यूब में क्लिप चलवाना, ऐसी राजनीति एक दिन चल सकती है, हमेशा नहीं चल सकती, क्योंकि हमने एक ही पार्टी में रह के काम करना है। और चुनाव में किसको वोट, अपनी पार्टी का टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा वो चुनाव आने पर करेंगे। अभी आप सबने साथ में मिलके काम करना है। अब वैसे ही बात ऐसी है कि ये कोई केस स्टडी बनती नहीं है फॉर UPSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये अलग तरीके से बनती है। सोचिए, लीडरशिप क्वालिटी में लीडर का एक काम क्या है, इंटर ग्रुप राइवलरीज विद इन ऑर्गेनाइजेशन, उसको हैंडल करना सही तरीके से। कई बार आप पाएंगे IAS ऑफिसर या कंपनी के CEO वो हमेशा ये करे कि जूनियर स्टाफ जो आपस में लड़ाई करता हो तो उसका वो समाधान नहीं करते। कुछ बार वो ऐसा करते हैं कि उन सबको लड़ने दो, और फिर वो मेरे पास आके शिकायत करेंगे, सामने वाले की कुछ चुगली करेंगे, डर्टी इन्फॉर्मेशन मुझे बताएंगे कि वो तो ऐसा गलत कर रहा है। फिर वो आएगा और वो IAS को बताए, नहीं सर वो तो क्लर्क वहाँ से रिश्वत लेता है, और वो क्लर्क आए, नहीं वो तहसीलदार तो ऐसा करता है। तो हमेशा ये ऐसी सब चुगलियाँ करवाते हैं बड़े ऑफिसर, और फिर जूनियर स्टाफ से सब सारी क्या गंदी हरकतें करते हैं उसकी जानकारी ले ले, और फिर उन सब पे वो दबाव बनाए कि अब तुम सब लोग मेरे लिए 2 नंबर के काम करो क्योंकि मैं तुम्हारी डर्टी इन्फॉर्मेशन जानता हूँ। प्राइवेट कंपनियों में भी,
सरकारी दफ्तरों में भी ये ऐसी सब नौटंकी कुछ खराब लीडरों द्वारा चलती रहती। तो ये क्या है, दिस इज़ नॉट अ गुड लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्या होनी चाहिए अच्छी, कि ऐसे जो भी आपस में आंतरिक विवाद चल रहे हैं लोगों के, उसको निपटाए वो। और हर एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टी में हो सकता है कुछ लोग नाराज़ हो कि हमें मौका क्यों नहीं मिल रहा, हमको चुनाव का टिकट क्यों नहीं मिल रहा, तो उसका सब बेंचमार्क होने चाहिए। ये कंडीशन आप फुलफिल करेंगे, आपको इलेक्शन टिकट दिया जाएगा। या आपको किसी और से शिकायत है कि वो आपको अंडरमाइन कर रहा है या कुछ भी, तो उसके लिए इंटरनल कंप्लेन मैकेनिज्म, आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र भी होना चाहिए। वरना अगर ऐसा ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म ना हो तो वो भी जो परेशान या दुखी नेता है या स्टाफ मेंबर है वो सोशल मीडिया में जाके नौटंकी करेगा, लेकिन सोशल मीडिया में जब भी ऐसे गंदे कपड़े धोए जाते हैं तो असल में बदनामी अपनी खुद की संस्था की होती है। और भी गौर करने की चीज़ें क्या, आज के ज़माने में सोशल मीडिया में कई नेता अपने अंधे भक्तों को इंस्टिगेट करते हैं कि तुम सामने वाले की चैनल पे जाके सब गंद मचाओ, ट्रोलिंग करो। तो वो अंधे भक्तों ने भी सोचना चाहिए कि वो उनका खुद का दुरुपयोग हो रहा है। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले पिछले साल मैं कुछ देख रहा था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और वो सब लोअर एग्जाम में टीचर ही दूसरे टीचर के सब रोस्टिंग वीडियो बनाए और फिर उनके वक्त जाके सामने कमेंट सेक्शन में टाइम बर्बाद करें। तो वो बग स्टूडेंट ने ये भी तो सोचना चाहिए, मुझे परीक्षा की तैयारी करनी है या मेरे टीचर का सम्मान बचाने के लिए मैं सामने वाली चैनल में जाके ये करूँ। दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और क्या ये अमेरिका में कोई फिल्म एक्टर था, उसने खुद पर ही हमला करवाया और फिर बोलने लगा कि मुझे तो गोरों ने मारा है क्योंकि मैं एक अश्वेत हूँ, तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मतलब कुल मिलाकर उसने ही स्टेज्ड अ फेक हेट क्राइम अगेंस्ट हिमसेल्फ टू गेन सिंपैथी फॉर बूस्टिंग हिज टेलीविजन एंड फिल्म करियर। इसमें पॉइंट टू रिफ्लेक्ट क्या है, जब ऐसा कोई एक आदमी वो ऐसी गलत शिकायत करे फ्रॉम वीकर सेक्शन, सपोज अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी, मैक्सिकन कम्युनिटी, विमेन, और फिर पता चले उसकी कंप्लेन फेक थी, तो जो भी सब हेटर्स होते हैं वो क्या करेंगे, दे विल डिस्क्रेडिट द रियल एक्यूजेशंस मेड बाय ऑल द अदर विक्टिम्स। बाकी अत्याचारियों के हौसले बुलंद होते हैं क्योंकि उसके बाद असल में कोई अश्वेत व्यक्ति पर कोई गोरे ने मारपीट की हो तो भी वो तो सब कि नहीं, ये तो झूठी बोला, वो उनका तो टेलीविजन एक्टर भी ऐसा ही करता है, ये तो सब झूठे हैं। और दूसरा सोचने का विषय क्या है, लिंच मॉब मेंटालिटी एंड सिंपथी मॉब मेंटालिटी। लिंच मॉब तो आप समझते हैं कि भीड़ आ जाए और वध कर दो इसका कुछ फेक न्यूज़ पे। सिंपथी मॉब मेंटालिटी भी ऐसा नहीं, ये तो बोल रहा है और ये एक किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है तो ये तो इनोसेंट ही होगा और सामने वाला ही कल्प्रिट होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। जहाँ पर कि ये हमें लगे कि ये इनोसेंट होगा लेकिन ये तो खुद ही झूठ बोल रहा था। तो मॉब इन द सोशल मीडिया दे स्टार्ट टू आइदर सिंपेथाइज और हेट समवन विदाउट वेरीफाइंग द फैक्ट्स। ये भी चिंता का विषय। ये ऐसा नहीं कि सीधा सीधा कुछ आएगा, आप ऐसा सब सोचेंगे मंथन करेंगे तो कुछ और पूछा जाए। फॉर एग्जाम्पल ये घिसा पिटा प्रश्न पूछा ही गया है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द लीडरशिप क्वालिटीज़, या बेस्ट लीडर क्या होता है, उसमें क्या गुण होने चाहिए, तो फिर आप ये सब मेंशन करके अच्छा फिर ये चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए एंड सो फॉर्थ। फिर एथिक्स में ये एक जुवेनाइल और पेरेंटिंग रोल ऑफ पेरेंट्स, ये आजकल ऑनलाइन वीडियो गेम्स का न्यूसेंस चल रहा है। बच्चे उसमें पूरा दिन लत में लगे रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते। ऐसी सब ऑनलाइन वीडियो गेम में बहुत ज़्यादा वो गाली गलौज, महिला विरोधी, अश्वेतो विरोधी टिप्पणियाँ हो रही हो। फिर ये सब वीडियो गेम ऐसे होते हैं पहले फ्री हो लेकिन बाद में नया वेपन अनलॉक करने के लिए आपने पैसा देना पड़े, तो पेरेंट की परमिशन लिए बिना उनका क्रेडिट कार्ड नंबर डाल के बच्चे पैसा उड़ाते रहते हैं। ये सब पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कुछ गाइडलाइंस इशू की है, हाउ टू प्रिवेंट गेमिंग एडिक्शन। अब वो सब चीज़ें आसानी आप पढ़ के समझ जाएंगे, तो मैं ये पूरा चला नहीं रहा हूँ, वो देख लेना, इट इज़ वेरी इजी। फिर मुद्दा स्पोर्ट्स एथिक्स। ओलंपिक जो 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में होने वाला है, वहाँ ओलंपिक समिति शायद 3 खेलों को निकाल दे। पहला है बॉक्सिंग, क्योंकि वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके ऊपर जो फेडरेशन होगा, और वहाँ पर जो रेफरी पॉइंट सिस्टम होती है उस पर भी बहुत सारे आरोप लगते हैं कि भेदभाव हो रहा है और ये वाले पॉइंट तो गलत दिया गया था उस बॉक्सर को और गलत रूप से जितवा दिया। सो बॉक्सिंग में भी रिमूव्ड। दूसरा है वेट लिफ्टिंग, वजन उठाने वाला, उसमें शिकायतें ये आ रही हैं कि डोपिंग, मतलब वो सब स्टेरॉइड दवाई लेकर अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट किया जाए, ऐसा बहुत स्कैम चल रहा है। और तीसरा है पेंटाथलॉन,
वैसे घोड़े से जंप मरवाओ, ऐसी वो गेम। उसमें कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि जो घोड़े पर अत्याचार हो रहा था, एक कोच ने नहीं जीत पाया उसके खिलाड़ी का घोड़ा, तो उसको वो मार रहा था, पीट रहा था, ऐसा कुछ। और वैसे भी ये घोड़े वाली जो प्रतियोगिता होती है पेंटाथलॉन, उसमें लोग कम ही देखते हैं उसे, जिसके चलते ओलंपिक कमेटी को लगता है कि ये सब छोड़ के स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, इवन ई स्पोर्ट्स, वीडियो गेम, ऐसा सब किया जाए ताकि यंग ऑडियंस ज़्यादा देखे। तो ये थे कुछ समाचार एथिक्स के। फिर मुद्दा चलता है पॉलिटी। पॉलिटी में जानने लायक चीज़ों में कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, जैसे IAS IPS होता है उसी तर्ज पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज ऐसी एक एग्ज़ाम हो, ताकि सभी स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज और फिर उन सब की रिक्रूटमेंट के लिए कॉमन एग्ज़ाम, और फिर उसी का प्रमोशन हो कि वो हाई कोर्ट का जज और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाए, ऐसी सिस्टम बने। लेकिन उसमें बहुत कम स्टेट्स ने परमिशन दी कि ऐसा करना चाहिए। हरियाणा, मिजोरम और 2 हाईकोर्ट, त्रिपुरा और सिक्किम हाईकोर्ट, उन्हीं ने फेवर में बोला, बाकी सब अगेंस्ट में ऐसा चल रहा है। फिर पॉलिटी और एथिक्स में एक और भी समाचार, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, तो वहाँ पर भी लोकल बॉडीज़ होंगी, वो अर्बन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसमें जो प्रेसिडेंट होगा, नगर निगम का मुखिया या अध्यक्ष, उसके खिलाफ कुछ CBI इंक्वायरी चल रही है डिसप्रपोर्शनेट एसेट के बारे में। तो उसे, ये जो दादरा नगर हवेली का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसने पद से हटा दिया है। दीव दमन के प्रशासक ने नगर निगम के अध्यक्ष को निलंबित कर दिया, क्योंकि उसके खिलाफ करप्शन के CBI मामले चल रहे हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति नगर निगम में रहेगा तो पद की गरिमा कम होगी, द डिग्निटी ऑफ द ऑफिस विल डिक्लाइन, और निष्पक्ष जांच में भी वो रुकावट डाल सकता है। ही में इंटरफियर विद द इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, तो हटाया गया। हालांकि पार्षद का ये कहना है, नहीं अभी तो इंक्वायरी चल रही है ना, ये साबित थोड़ा हुआ, तो आप मुझे नहीं हटा सकते, इट इज़ आउटसाइड योर परव्यू, योर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। तो खैर, इसका भी अभी कुछ पॉलिटी का मुद्दा या जजमेंट आए तो हम देखेंगे। बाकी 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 में हुआ था। भारत की एक स्वतंत्रता सेनानी हंसा जीवराज मेहता भी उस कमिटी में थी जिसने ये डिक्लेरेशन बनाया था। फिर राइट्स इशू, सेक्युलरिज्म, इनटॉलरेंस, वो कुछ दिन पहले याद करो, गुजरात में कुछ शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये अंडे और ऑमलेट वाली सब गल्लों को हटा रहे थे कि नहीं, इससे हिंदू और जैन समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने उस चीज़ को रुकवा दिया है कि वो सब ऐसा संविधान के हिसाब से आप फोर्स नहीं कर सकते। फिर पेज 8, 9 में सब कॉलम्स थे, लेकिन नया जानने लायक तो चीज़ें कमी थी उसमें। फिर पेज 10, इनटॉलरेंस। मामला कुछ ऐसा था कि वेस्ट बंगाल पुलिस ने कुछ रिपोर्टर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया था, क्योंकि उन्होंने वो पुलिस के खिलाफ कुछ आर्टिकल लिखा होगा कि ये ऐसा ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है या सत्ता पक्ष के लिए गलत काम कर रहे हैं वगैरह। तो वो मामला, वो FIR कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द करवा दी, और फिर उस पर सब कहा कि नहीं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जर्नलिस्टिक एक्सप्रेशन है, वगैरह वगैरह। अब ये वाली चीज़ आप आराम से पढ़ लेना, क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे पैरेलल मुद्दे चलते रहते हैं, तो उसमें इनटॉलरेंस के बारे में जब भी जो भी लिखना हो तो ये कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया करके आप छाप सकते हैं। फिर राइट्स इशू में रिजर्वेशन, सामान्य वर्ग आयोग यानी जनरल कैटेगरी कमीशन, ऐसा मध्य प्रदेश में भी है और हिमाचल सरकार ने भी बनाया है। मतलब SC ST वगैरह की पैनल हो, ऐसा जनरल कैटेगरी की भी पैनल बने उनके वेलफेयर को देखने के लिए। पॉलिटी में ये एक चीज़, सेपरेशन ऑफ पावर्स, और उसमें एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव में भी गवर्नर और CM की लड़ाई चलती रहे। तो केरला में कुछ ऐसा है, सामान्य रूप से किसी भी स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उसका चांसलर यानी कुलपति कौन होता है? राज्य का राज्यपाल यानी गवर्नर। लेकिन गवर्नर ने खुद केरला CM को ऐसा लिखा कि नहीं, मुझे ये कुलपति वाली पोस्ट से हट जाना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उसमें पॉलिटिकल इंटरफियरेंस बहुत ज़्यादा है वगैरह। फिर आगे पेज 11, अब सब इंटरनेशनल रिलेशन डिफेंस के कुछ समाचार थे। मीन्स पेपर 3, उसमें क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी, ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक संस्था है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जिन्होंने ईरान से 3000 किलो हेरोइन, याद करो मुंद्रा पोर्ट पे आया था, वो चीज़ को उन्होंने पकड़ा था। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ ऐसा पाया कि DRI को कानूनन सीज करने के, किसी चीज़ को जब्त करने के पावर नहीं है, वो वाला काम दूसरी संस्थाओं का है।
क्योंकि DRI ऑफिसर कस्टम ऑफिसर नहीं है, कस्टम पोर्ट पे सीज करने का काम कस्टम ऑफिसर का होता है। तो हालांकि इससे DRI ऑफिसर्स कुछ चिंता में है कि भाई ऐसा होगा तो हमारे तो सारे पावर ही चले गए, तो फिर हम स्मगलिंग, ड्यूटी इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग वो सबसे लड़ नहीं पाएंगे। फिर एक मुद्दा है कि अमेरिका और कुछ और मित्र देशों ने बांग्लादेश, चाइना, बांग्लादेश, नॉर्थ कोरिया के सामने ह्यूमन राइट वायलेशन के कुछ सैंक्शन प्रतिबंध लगा दिए। बांग्लादेश पर क्यों लगा है? क्योंकि बांग्लादेश में एक रैपिड एक्शन बटालियन है जो कि कुछ आंदोलनकारियों को, ऑपोजिशन पार्टी लीडर्स को, माइनॉरिटी कम्युनिटी को पकड़ लेती है, फेक एनकाउंटर करती है, गुम करवा देती है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स एंड डिसअपियरेंस। तो ऐसा हो रहा है, इसलिए बांग्लादेश पर ये ह्यूमन राइट वायोलेशन के लिए सैंक्शन प्रतिबंध लगाने की बात आई। तो गौर इसमें ये करना है, क्या भारत ये सब सैंक्शन का विरोध करेगा ताकि वो ये दिखा सके कि हम अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के मित्र हैं? क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो फिर अमेरिका बुरा मान जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, वी विल सी। कुछ बार ये भी होता है कि अमेरिका में एक सम रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट बनाया जाता है, तो उसमें भारत की भी वो निंदा करते हैं कि भारत में ये सब माइनॉरिटी कम्युनिटी खतरे में है वगैरह। तब भारत सरकार भी अमेरिका का विरोध करती है कि आपके ऐसे सब चीज़ों का हम संज्ञान नहीं लेते, वी डू नॉट टेक कॉग्निशंस ऑफ दिस, दीज आर अवर इंटरनल मैटर्स। सो ऑन दैट लॉजिक व्हाट दे आर गोइंग टू सी अबाउट बांग्लादेश, वो सब देखना होगा। तो व्हाट आर द इश्यूज इन इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप, कुछ बड़ा बनेगा तो देखेंगे। हर छोटी चीज़ वैसे काम की नहीं। निकारागुआ नाम के एक देश ने ताइवान से अपने रिश्ते तोड़ दिए कि नहीं तुम अलग देश नहीं हो, तुम तो चीन का हिस्सा हो, हम ऐसा नहीं करेंगे तो चीन बुरा मान जाएगा। ये सारी चीज़ हमारे लिए बहुत काम की नहीं। पर्सन ई न्यूज़ में बालकृष्ण दोषी, वो एक आर्किटेक्ट हैं, उनको बड़ा इंग्लैंड से अवार्ड मिला है। फिर एक्सप्लेन सीरीज़ में ये केन बेतवा, जो दोनों ही नदियाँ यमुना की साथ ट्रिब्यूटरी हैं, और फिर उनको आपस में जोड़ने के लिए ये कुछ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है। वो हमने पहले भी पढ़ा था, अब वापस भी वो सरकार ने अनुमति दी ऐसा बोल के वापस आया, तो मैंने उसका सब जनरल नॉलेज डाला है, आराम से आप पढ़ लेना। फिर एक मुद्दा चल रहा है साइंस। कोरोना में बूस्टर डोज, मतलब 2 डोज लिए हों लेकिन उससे अपने शरीर में जो भी इम्यूनिटी पैदा हुई वो वापस कम हो जाए, तो उसको वापस डेवलप करने के लिए एक तीसरा डोज और डाला जाए, तो वो करना चाहिए कि नहीं, उसकी सब चर्चा हो रही है। सरकार कह रही है हम एक्सपर्ट को पूछ के करेंगे। फिर इकोनॉमी में बैड लोन्स, कुछ बार ये हो कि भारत में कोई स्कैमस्टर कांड करके विदेश चला जाए, वहाँ पर नई कंपनी बना ले और फिर वापस कुछ लोन का फ्रॉड चलाता रहे, तो ऐसे कैसे रोका जाए? उसके लिए एक चीज़ होती है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। वो एक ऐसा नंबर होता है जो हर कंपनी ने लेना होता है, और फिर उसके साथ जुड़ा होगा कि उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन है, उन लोगों के पासपोर्ट नंबर और नाम क्या है, तो अल्टीमेटली पता चल जाए अगर वो एक ही आदमी बाहर जाके ऐसी कुछ हरकतें दोबारा कर रहा है। तो वैसे तो कई टाइम से ये सब था ही, G20 और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ये सब करवा रहा था। RBI ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2022 से भारत में ये सब चीज़ें कंपलसरी होगी ऐसी कंपनियों के लिए जो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का इंटरनेशनल कुछ इन्वेस्टमेंट या इनकमिंग आउटगोइंग मनी लोन इन्वेस्टमेंट कुछ चल रहा है। फिर स्पोर्ट्स में मैग्नस कार्लसन, और उसने वो चेस प्रतियोगिता जीत ली, वो सब नॉन IAS एग्जाम के लिए। सो दिस वाज द न्यूज़पेपर फॉर सैटरडे। कल संडे को तो मैं छुट्टी रखता हूँ, वीडियो नहीं बनाता, तो संडे और मंडे के न्यूज़ में क्या था वो सीधा मंडे देख लेंगे। और मंडे एक और कार्यक्रम होता है रात 8 बजे, मृणाल्स मंडे करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, फ्री के 20 क्वेश्चन। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन दैट। सो सी यू ऑन मंडे।